हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का फर्स्ट मैराथन, जिसमें आप आज देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आज की क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे दोस्तों। आपका इसी तरह से सेकंड मैराथन भी होगा, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, ऐसे करके स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 302 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। हमने 2 क्लास ली है दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। किया गया है, सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। तो दोस्तों, सेल्यूकस जब पराजित हुआ था, उसने अपनी कार्नेलिया, जो उनकी पुत्री का नाम था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। आगे है, सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था, वह अपना जो उसका राजदूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, इसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने जो राजदूत भेजा था वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि के बाद भेजा था, जो कि सेल्यूकस के भारत में प्रवेश के बाद हुई थी। आगे देखते हैं। अगला है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इसने अपने पुस्तक में क्या लिखा था, यानी कि मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों, भूगोल और प्रशासन का वर्णन किया है, जो इनकी इंडिका नामक पुस्तक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली। तो भद्रबाहु थे, जिनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि इनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किसने किया है। तो एप्पीयानस ने, क्या नाम इनका, एप्पीयानस, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध को हम सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो यह युद्ध हुआ था आपका 305 और 303 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, जब सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी, तब आपका ये युद्ध हुआ था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। कब, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग की विधि है संलेखना विधि। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य वंश का अगला शासक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक बना था। कौन, बिंदुसार। आगे है, बिंदुसार का शासन काल कब से कब तक रहा। तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन काल रहा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था। इसे हम अमित्रघात, यानी शत्रु का विनाशक जिसे कहते हैं। तो बिंदुसार को हम अमित्रघात के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया है, सिंहसेन। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया था। तो डायमेकस जो था वह बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि एक विदेशी राजदूत था। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो जो डायनोसिस है, इसको मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में जो वन विभाग के प्रधान थे, इन्हें ऑटविक कहा जाता था। क्या, ऑटविक। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट है,
अगला है बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना था। तो बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, वह मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। याद रखिएगा, अशोक बना था। अशोक कब मगध की गद्दी पर बैठा था। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पे बैठा था। कब? 269 में। आगे है मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। आगे है अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है। तो अभिलेख में सम्राट अशोक जो हैं उनको देवनाम प्रिय की उपाधि प्रदान की गई है, देवनाम प्रिय। आगे है पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जानते थे। क्या? अशोक वर्धन। आगे है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो भाब्रू अभिलेख था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो 14 शिलालेख हैं जिसको अशोक ने स्थापित करवाया। आगे है अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया था। अशोक के शिलालेखों का पता पादरेटी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली। तो जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। आगे है सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अशोक ने किस घटना के बाद युद्ध नीति त्याग दिया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्यागा था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था युद्ध नीति का त्याग करने के बाद। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी थी। किसने? उपगुप्त ने। नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगणी में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है। तो कल्हड़ द्वारा जो रचित राजतरंगणी है उसमें अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। किस धर्म का? शैव धर्म का। अगला है भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया। तो अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले शुरू किया था। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा थी, जिसको इन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइन लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइन। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। याद रखिएगा, बृहद्रथ। आगे है बृहद्रथ की हत्या किसने करवाई थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करवाई थी, पुष्यमित्र शुंग ने। आगे है मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की। आगे है शुंग काल में किस धर्म का उदय और विकास हुआ। तो वैष्णव धर्म का उदय और विकास हुआ था शुंग काल में। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों का पुरोहित कौन था। तो पतंजलि था। उन यज्ञ जो करवाया था इन्होंने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ, उसके पुरोहित पतंजलि थे। अगला है महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने ही महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है
पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया था? तो क्या नाम था? मिनाडर, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया, याद रखिएगा, जो कि एक इंडो यूनानी शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, देवभूति। नेक्स्ट है, देवभूत की हत्या किसने की थी? तो सेनापति वासुदेव ने। क्या नाम था? सेनापति वासुदेव। नेक्स्ट है, वासुदेव ने देवभूत की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना की थी? तो कण्व राजवंश जो था, कण्व राजवंश 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने देवभूत की हत्या की थी और कण्व राजवंश की स्थापना की। आगे है, कण्व राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था कण्व वंश का अंतिम शासक। अगला है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक ने, जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किया था, इसने 8 ईसा पूर्व में किया था, याद रखिएगा। अगला है, सातवाहन वंश या आंध्र वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? तो प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ पे सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की। आगे है, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। आगे है, सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो शीशे की सबसे ज़्यादा मुद्रा बनी थी सातवाहनों के समय में। आगे किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है? तो वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा हमको मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किया था। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो सातवाहन वंश के राजा सतकर्णी प्रथम जो थे, इनका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। क्या नाम है? सातकर्णी प्रथम। अगला है, अमरावती शैली किस शासकों की देन है? तो सातवाहन शासकों की देन है आपकी अमरावती शैली। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के समय की सामाजिक प्रणाली कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक थी। जो सातवाहन वंश था उस समय वहाँ की सामाजिक प्रणाली। अगला है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त आपका गुप्त वंश का जो गुप्त साम्राज्य है उसका संस्थापक था 275 ईस्वी में। आगे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगर बस आपसे पूछे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, तो आप बताइएगा श्रीगुप्त। अगर यही वास्तविक संस्थापक पूछेगा गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम मार्क करेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो कौन थे वे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में की थी। आगे, लक्ष्मी राजकुमारी जो कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया था? लिच्छवी की जो राजकुमारी कुमार देवी थी उनसे विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो वैशाली राज्य को इन्होंने प्राप्त किया। किस राज्य को? वैशाली राज्य को। आगे है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका कौन सा पुत्र राज सिंहासन पे बैठा था? तो समुद्रगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पे बैठा था 335 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विलियम ए स्मिथ ने। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया? तो भारत का नेपोलियन कहा गया, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को।
परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। अगला, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिश्चंद्र थे। नाम याद रखिएगा, हरिश्चंद्र। आगे है, गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल की जो राज दरबारी भाषा थी वह संस्कृत थी। याद रखिएगा, संस्कृत। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पे बैठा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 405 ईस्वी में भारत में आया था। आगे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के इन्होंने चलाया था। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपसे पूछ सकता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित जो महरौली स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने महरौली स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, किस गुप्त शासक के दरबार में नौ विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। कालिदास और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्न में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में शामिल थे जो कालिदास और धन्वंतरी थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में, इसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। आगे है, मयूर आकृति की रजत मुद्राएं किसने चलाई? तो कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर आकृति की सिल्वर की मुद्रा चलाई थी। आगे है, कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा तक आपका जो है स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना था। आगे, किस गुप्त शासक के समय हुड़ों ने भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे? तो स्कंदगुप्त था उसके शासन में हुड़ों ने भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए। नेक्स्ट है, हुड़ों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हुड़ों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने गिरनार पहाड़ पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो किसने? स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। गिरनार पहाड़ पर जो स्थित सुदर्शन झील है। आगे है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। याद रखिएगा, भानुगुप्त। अगला है, किस महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ का संबंध गुप्त काल से था? तो आर्यभट्ट जो थे वे एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे जो कि गुप्त काल से संबंधित है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। याद रखिएगा। अगला, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से। अगला, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और हितोपदेश इसकी रचना किस काल में की गई? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र और हितोपदेश के लेखक हैं। याद रखिएगा, यह गुप्त काल की रचना है। कब की? गुप्त काल के समय की है। और विष्णु शर्मा इसके रचनाकार हैं पंचतंत्र और हितोपदेश के।
अगला है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग हम गुप्त काल कहते हैं। किसको? गुप्त काल को। नेक्स्ट है, अगला है, प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। तो प्रथम भारतीय रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे, गुप्तकाल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तकाल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था। क्या कहते थे? दिनार। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली था। तो गुप्त वंश के जब पतन हुआ था उसके बाद पुष्पभूति वंश जो था सबसे शक्तिशाली रहा है, पुष्पभूति वंश। आगे है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यभूतिवर्धन के नाम से ही आपका पड़ा है, तो इन्होंने ही, पुष्यभूतिवर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ये तो याद हो जाएगा, उन्हीं के नाम पे है। आगे है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो हर्षवर्धन जो था वह सबसे प्रतापी राजा था पुष्यभूति वंश का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, हर्षवर्धन कब राजगद्दी पे बैठा था। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पे बैठा। नेक्स्ट है, पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो प्रभाकर वर्मन को पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। आगे है, प्रभाकर वर्मन की कितनी संतान थी। तो 2 पुत्र थे उनके, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री भी थी राजश्री जिसका नाम था। आगे है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। तो वेनसांग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था। आगे, हर्षवर्धन के भाई जो राज्यवर्धन थे इनकी हत्या किसने की थी। तो गौड़ नरेश जो शशांक था इसने हर्षवर्धन के भाई जो थे राज्यवर्धन उसकी हत्या की थी। आगे, ग्रहवर्मा की हत्या कर राजश्री को किसने बंदी बना लिया था। तो मालवा के जो शासक देवगुप्त थे इन्होंने राजश्री को बंदी बनाया था जिसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। आगे है, हर्षवर्धन ने किस शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो हर्षवर्धन ने शशांक को हरा के कन्नौज पे अधिकार किया था और उसे अपनी राजधानी बनाई थी जो कन्नौज था। आगे, हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया। तो हर्षवर्धन को जो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य शासक था, उसने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था हर्षवर्धन को। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है कई बार। हर्षचरित रचना है उसको बाणभट्ट ने किया है। आगे है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की। तो हर्षवर्धन ने सारे नाटकों की रचना की है जो अभी दिया है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की है रचना इसकी? हर्षवर्धन ने। आगे है, द्वितीय अशोक के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन को ही हम लोग द्वितीय अशोक कहते थे। इस तरह से हर्षवर्धन आपका द्वितीय अशोक कहलाया। आगे, प्रयाग के संगम पर कुंभ मेला का प्रारंभ किसने किया था। तो हर्षवर्धन जो था उसने प्रयाग के संगम पर कुंभ मेला का प्रारंभ किया था। आगे, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। आगे है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को किस शाखा को राजाश्रय प्रदान किया। तो महायान शाखा को हर्षवर्धन ने, जो कि बौद्ध धर्म की शाखा थी, इसको राजाश्रय प्रदान किया। आगे है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वहाँ पे प्रांतीय शासकों को लोकपाल कहा जाता था। क्या कहते थे? लोकपाल। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस हिंद यूनानी शासक ने किया था। तो जो बैक्ट्रिया शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। कब किया था? 190 ईसा पूर्व में। और कौन? बैक्ट्रिया शासक डेमेट्रियस ने। आगे, हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था। तो मिनांडर था हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक। अगला, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी। तो नागार्जुन से, नागसेन जिसे कहते थे, इन्होंने, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इनसे ली थी। अगला है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के साथ मिनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का
विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है? तो मिलिंद पनाहो पुस्तक में आपका दिया गया है। आगे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो हिंद यूनानियों की ही देन है। जो भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन आया, किसकी देन है? हिंद यूनानियों की। आगे, हिंद यूनानी शासकों के अन्य क्या नाम है? तो यमन इनका अन्य नाम है हिंद यूनानी शासकों का। नेक्स्ट है, हिंद यूनानियों के बाद भारत में कौन आया? तो शक, जो जिसे शिथियन कहते थे, इनके बाद हिंद यूनानियों के बाद भारत में आए। नेक्स्ट है, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक जो थे वे मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। प्रथम शक राजा कौन था? तो मोह जो था वह प्रथम शक राजा था। नेक्स्ट, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रतापी शासक था, रुद्रदामन प्रथम। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था? तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम जो था, क्या नाम है? शक राजा रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने गिरनार अभिलेख जारी किया था, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख था। आगे, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके कौन सी संवत प्रारंभ की? तो विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। कब? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत को प्रारंभ किया, 58 ईसा पूर्व में। इसको याद रखिएगा। आगे है, दिया है भारत में शक शासक क्या कहलाते थे? तो भारत में जो शक शासक थे वे क्षत्रप कहलाते थे। क्या? क्षत्रप। नेक्स्ट है, पार्थियन मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो पार्थियन थे वे ईरान के निवासी थे। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन था? तो गोंदो फारनिस जो था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पार्थियन शासक था। पार्थियन राजा गोंदो फारनिस ने शासनकाल के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन भारत आया था? तो सेंट टॉमस आया था भारत ईसाई धर्म का प्रचार करने। भारत में पार्थियनों के बाद कौन भारत आया? तो कुषाण पार्थियनों के बाद भारत आए थे। अगला है, कुषाण चीन के गोबी प्रदेश के किस जाति से संबंधित थे? तो यूची व तोखरी जाति से कुषाण जो थे वे संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कटफिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत को चलाया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था। कौन सा संवत था? शक संवत था। आगे, कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो पुरुषपुर जो कि पेशावर में है पहली राजधानी बनाया था, और दूसरी राजधानी इसने मथुरा में बनाया। याद रखिएगा, कनिष्क जो था उसने राजगद्दी पे बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले पुरुषपुर जो कि पेशावर में है, दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। अगला है, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? तो चरक था कनिष्क का राज्य वैद्य, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। आगे, कनिष्क का राजकवि कौन था? तो कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। आगे है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। आगे है, बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई? तो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह कनिष्क के शासन काल में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने जो महाविभास सूत्र है उसकी रचना की थी, वसुमित्र ने। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना इसने की थी। आगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। आगे है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब और किसने की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ने।
आगे एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा और एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने, जिसकी राजधानी मानेखेत थी। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के राजवंश चालुक्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आगे है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो वातापी के जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना जय सिंह ने की थी। किसने? जय सिंह ने। अगला, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था, जो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन था, जिसने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो भिल्लभ पंचम था। क्या नाम था? भिल्लभ पंचम, जो कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किया था। अगला है यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? तो यादव वंश के जो शासक रामचंद्र थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा था। आगे है दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी कांची थी। आगे पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक। आगे है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है, इसका निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर एकाश्म मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, जिसमें रथों की संख्या 7 है। आगे है 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिलाया था? तो राजेंद्र प्रथम था, उसने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट है पंचायती राज का सिद्धांत किसकी देन है? तो चोल वंश की देन है पंचायती राज का सिद्धांत। नेक्स्ट है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पौत्र और रत्न हैं। नेक्स्ट है बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल का जो पाल वंश है उसकी स्थापना गोपाल ने की थी। कब? 750 ईस्वी में की थी। आगे है पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि पाल वंश का सबसे महान शासक रहा है। नेक्स्ट है बंगाल के सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने बंगाल के सेन वंश की स्थापना की है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सेन शासक के दरबार में रहते थे? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव, वे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक रहा है। आगे है कश्मीर के लोहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो संग्राम राज ने कश्मीर के लोहार राजवंश की स्थापना की थी। अगला है लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो लोहार वंश का जो प्रसिद्ध शासक था हर्ष, उसका दरबारी कवि कल्हड़ था। कौन? कल्हड़। नेक्स्ट है कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना की? तो कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास पर राज तरंगड़ी की रचना की। किसकी? राज तरंगड़ी की। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के समय बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा की? तो बगदाद का कौन सा यात्री था? अलम सुदी। 915 ईस्वी में इसने भारत की यात्रा की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल था उस समय। जो गढ़वाल वंश है उसकी स्थापना किसने और कब की थी? तो गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1085 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है
पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? तो जयचंद्र के पुत्री जो संयोगिता थी उसका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। आगे है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। अगला है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र में थी। आगे है, चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदायी था। इसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, जो कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। आगे, चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने की? तो नतरुक ने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस मंदिर का निर्माण किया था? तो विष्णु मंदिर, जिसको हम चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण यशोवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया? तो वह विद्याधर था, जिसने महमूद गजनवी का डट के सामना किया था। चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा था। अगला है, चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो केंद्रीय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में करवाया था। इनका निर्माण याद रखिएगा। आगे है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन? उपेंद्र राज। नेक्स्ट है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है, सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सिसोदिया वंश का जो शासक राणा कुंभा था। आगे है, खटौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1518 ईस्वी में खटौली का युद्ध हुआ था। आगे है, सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। और किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला है, सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भीम प्रथम था। कौन? भीम प्रथम। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया? तो भीम प्रथम था, उसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पे आक्रमण किया था। आगे है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वह राजस्थान में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है यह 5 मंदिरों का समूह है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह एक आपका जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है, जिसके निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाई थे। इन्होंने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।